नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं मायो जापान का वीडियो है और इसका टाइटल है 5 चीजें जो जापान के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, टोक्यो यूनिक टूर। ठीक है जी, तो मायो जापान को आप सब लोग जानते हैं भाई, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, जापान के रहने वाली हैं, हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं, इंडिया पर खास फोकस रहता है इनका। तो ये बता रही हैं, तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जापानीज होकर भी मायो को 5 चीजें जापान में अच्छी नहीं लगती हैं। नमस्ते, मेरे चंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कैसे हैं? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 चीजें मुझे जापान के बारे में अच्छी नहीं लगती। जापान मेरा देश है, मैं जापान को पसंद तो करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गलत है, सही नहीं है, बदलनी चाहिए। तो इन 5 चीज़ों को आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है? तो शुरू करें। मैं शिंजुकु आ गई हूँ। शिंजुकु तो जापान टोक्यो में सबसे बिजी एरिया है, तो बहुत लोग हैं और थोड़ा खतरनाक जगह भी है। खतरनाक मतलब सच्ची में खतरनाक तो नहीं है, जान की खतरा तो थोड़ी है, ठीक है। पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पीछे देखो, बहुत खतरनाक गोजरा है। मजाक है, मैं गोजरा से डरती नहीं हूँ, मैं गोजरा से डर के जीत सकती हूँ, ठीक है। ये रास्ता छोटा सा साइट सीइंग स्पॉट है, विदेशी लोग यहाँ आके गोजरा के साथ फोटोज खींचते हैं। लेकिन ये रास्ता भी ना थोड़ा गंदा है, मतलब पीछे कचरे देखो। रात को यहाँ लोग इकट्ठे करके पार्टी करते हैं। पहुंच गई। नंबर 1 जापान के बारे में मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। होस्ट क्लब एंड कैबाकुरा। होस्ट क्लब और कैबाकुरा क्या होता है? होस्ट क्लब में लड़के बैठे हैं और लड़कियां वहां जाके बहुत पैसे खर्च करके शराब पीते हैं और बातें करते हैं। और कैबाकुरा उल्टा है। कैबाकुरा में क्या होता है कि लड़कियां वहां बैठी हैं, शराब देते हैं और लड़के बातें करने के लिए और साथ में मदिरा पीने के लिए पैसे बहुत खर्च करते हैं। वैसे कैबाकुरा तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ, अमीर लड़के आदमी सुंदर लड़कियों के साथ बात करने के लिए, ड्रिंक्स पीने के लिए पैसे देते हैं। और मुझे लगता है लड़कियां सच्ची में बहुत सुंदर है। और कैबाकुरा बिजनेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिजनेस के क्लाइंट्स को कैबाकुरा लेके जाते हैं और साथ में बातें करते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझ तो सकती हूँ, अगर पैसे हैं तो ठीक है। लेकिन होस्ट क्लब यानी कि लड़कियों के लिए जो लड़के बैठे हैं, उसी वाली दुकान मुझे और भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा केसेस ऐसा होता है कि लड़कियों के पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी जाते हैं और पैसे कमाने के लिए, जैसे कि फिर कैबाकुरा में काम करती हैं या कोठेवारे पर काम करती है, तो कस्टमर लड़की की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये मुझे गुस्सा आता है कि अरे पैसे ना हो फिर भी काम करवा के पैसे उड़ा रहे हैं। क्यों ऐसी दुकान में लड़कियां जाके पैसे खर्च करती हैं, मुझे पूरी तरह से नहीं पता। एक तो शायद ऐसी लड़कियां बहुत लोनली होंगी कि कोई दोस्त परिवार नहीं हो, तो एक बार होस्ट क्लब में जाके दोस्त बन गए और प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बॉयफ्रेंड है, तो बार बार आने लगती है। मैं आज तक होस्ट क्लब या कैबाकुरा में नहीं गई, एक बार भी नहीं गई, तो सच्ची बात तो मुझे नहीं पता। लेकिन YouTube पे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और आपको कैसा लगता है? ऐसे रास्ते पर ना बहुत सेक्सी लड़कियों की फोटोज या लड़कों के ऐसे एडवर्टाइजमेंट ऐसा लगाना सही है क्या? बताओ। नंबर 2, दूसरी चीज़ जो जापान के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगती, वो है गैम्बलिंग, पाचिंको। पाचिंको जापान में बेसिकली गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। जापान में अभी तक कोई ऑफिशियल काजिनो नहीं बना
और ऑनलाइन कैजिनो में खेलना भी मना है। जैसे कि विदेश के वेबसाइट में ऑनलाइन कैजिनो है, वो जापान से एक्सेस करेंगे तो वो इलीगल हो जाता है। लेकिन कुछ गैम्बलिंग्स जो है वो पता नहीं क्यों अलाउड है। उनमें से एक है पचिंको। तो ये पचिंको है ना, थोड़ा मैं अंदर जाके दिखाऊंगी, पता नहीं दिखा पाऊंगी कि नहीं, देखते हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार पचिंको की दुकान गई और वापस आ गई। तो अंदर बहुत नॉइज़ी है, शोर है और बहुत लोग हैं और बहुत मशीन्स है। पता नहीं लोगों के पास कैसे इतने सारे समय है, पैसे हैं खर्च करने के लिए, ज़िंदगी में करने के लिए कुछ और नहीं है क्या? लेकिन वो तो ठीक है, अपना अपना पसंद है। समय खर्च करने का तरीका, पैसे खर्च करने का तरीका तो इंसान पे निर्भर करता है। मेरे पास ये बात बताने के लिए हक नहीं है। लेकिन बात यह है कि गैम्बलिंग जापान में इलीगल है, ठीक है, लेकिन पचिंको की दुकानें तो हर जगह में हैं। क्यों? क्योंकि अपने टाइम में आएगा। नहीं वो नहीं है, अलग है, अलग बात है, सॉरी। क्यों? क्योंकि पचिंको में क्या होता है कि वो जो जीतेंगे तो पैसे नहीं मिलते, कुछ चीज़ें मिलती हैं, प्रेजेंट्स मिलती हैं, ठीक है, और उसी प्रेजेंट्स को लेकर पैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसान कोई भी गेम पे जीतेगा और पैसे मिलेंगे तो वो गैम्बलिंग है, लेकिन गिफ्ट्स मिलेंगे तो गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन वही गिफ्ट्स जो है वो दुकान के अंदर या दुकान के सामने की कुछ और दुकान में पैसे और प्रेजेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब आप नाक इधर से पकड़े, चाहे पीछे से घुमा के पकड़नी तो नाक ही है। अब वो गिफ्ट दे दें, आप टोकन दे दें, कुछ और दे दें, और उन्हीं की सेटिंग होती होगी, पास में वो दुकानदार होते होंगे, वहीं पे जाइए, गिफ्ट वापस करिए, आपको उसके बदले पैसे मिल जाते हैं, वो गिफ्ट फिर वापस पोचुंको दुकान में पहुंच जाते होंगे। तो मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन जो मायो ने चीजें बताई उससे ये चीज सामने आ रही है कि भाई आप जाइए, गेम खेलिए, वहां पर गिफ्ट जीतिए, गिफ्ट लेकर पास के दुकान में जाइए, वहां से उसके बदले पैसे लीजिए, चलते बनिए। तो बात एक है कि डायरेक्टली आपको उस दुकान में पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप इसको क्या करते हैं कि एक तरह से वो जो गिफ्ट मिले आपने उसको ले जाकर बेच दिया, तो इससे इलीगल नहीं कहा जा सकता भाई। कहीं से किसी ने आपको गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट आपने किसी दुकान पे ले जाकर बेच दिया, उसके बदले अपने पैसे ले लिए। तो ये है तरीका कानूनों से बचने का। एक लूप होल है पचिंको चलाने के लिए, और जापान के सरकार भी इसको मतलब स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है ये बात गलत है, लेकिन जापान में ऑलरेडी बहुत सारे पचिंको की दुकानें हैं, इसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे ही चलती रहती है। और ना पचिंको खेलना बहुत पागल है, मतलब जीत नहीं सकते, मशीन पे ना जीत नहीं सकते। मशीन कैलकुलेट करता है कि लोग हमेशा हारेंगे, नहीं तो पचिंको की दुकान पैसे नहीं कमा सकती ना, तो लोग पक्का हारते हैं। फिर भी ये एक एडिक्शन है, एक बार ऐसे जीतेगा तो लगता है हमेशा के लिए जीत सकते हैं और फिर जीत सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली बोला जाए तो अगर प्ले करते रहें तो पक्का लोग हारेंगे। तीसरी बात जो जापान के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगती वो है टैक्सी बहुत महंगी है, बहुत, और ऑफ कोर्स ऑटो भी नहीं है। जापान में ऑटो होना चाहिए, पर चलो ठीक है। टैक्सी प्राइस शुरू होता है 420 येन से, यानी कि लगभग 240 रुपए। अगर आपको 15 किलोमीटर के लिए टैक्सी में बैठना है तो लगभग 5000 येन लगते हैं, यानी कि लगभग 3000 रुपए। क्यों महंगी है? क्योंकि जापान में उबर या ओला जैसा एप्लीकेशन नहीं है, बस ट्रेडिशनल पारंपरिक टैक्सी कंपनीज हैं या कुछ इंडिविजुअल टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस। क्यों? क्योंकि जापान में टैक्सी ड्राइव करने के लिए कुछ अलग टाइप का लाइसेंस होना चाहिए, तो बाकी नॉर्मल इंसान लोगों के पास वो जो ड्राइवर लाइसेंस नहीं है ना, टैक्सी ड्राइवर लाइसेंस, तो एप्लीकेशन अगर हो तो फिर भी ड्राइवर्स तो नहीं होगा। तो इसको सुधारने के लिए जापानी सरकार को कानून बदलना चाहिए होता है।
ये तो बड़ा महंगा है यार। 15 किलोमीटर के लिए 3,000 रुपए इंडियन करेंसी में उन्होंने बताया कि 3,000 रुपए 15 किलोमीटर के लिए। उस हिसाब से तो भाई इंडिया में टैक्सी बहुत सस्ती है। और दूसरा जो ओला उबर की सर्विसेज हैं और भी अच्छी सर्विसेज हैं, प्राइवेट टैक्सी भी आप बुक कर सकते हो। और 15 किलोमीटर के 3,000 में तो हम टैक्सी बुक करके मुझे लगता है कि आसपास 100-200 किलोमीटर घूम के और वापस आ जाएंगे 3,000 किलोमीटर में, 3,000 रुपए में। तो भैया जापान तो बहुत महंगा है यार। वो भी मुश्किल है क्योंकि पारंपरिक टैक्सी कंपनीज तो ऑफ कोर्स ऐसे कानून से अगेंस्ट है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो नहीं चाहिए, तो सरकार को प्रेशर लगा के कानून को ना बदलने के लिए कोशिश करती हैं। और ऑफ कोर्स कानून बदलना भी एक बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है। और ये भी सच है कि ऑफ कोर्स ड्राइव करेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो जिंदगी का जिम्मेदारी लेना चाहिए, है ना, तो वो भी बात है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जापान में लोग ज़्यादा ट्रेन पे चलते हैं और बहुत पैदल भी चलते हैं। उसकी वजह से हेल्दी भी है, सेहत के लिए तो अच्छा है। पर हाँ, मुझे कभी कभी लगता है खास इंडिया जैसे ऑटो है, टैक्सी एप्लीकेशन है तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, मायो ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि मायो इंडिया में आकर रहती हैं, काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने बिताया है यहाँ पे, शायद आती जाती भी रहती हैं, तो उनको यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पता है। तो आप सोचिए कि जापान जो एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां की सिटीजन बता रही है कि जी इंडिया में कितना आसान है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन बस है, ऑटो है, रिक्शा है, ट्रेन है, मेट्रो है, कितना आसान है। लेकिन भारत के कई लोगों को लगता है कि नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा तो वैसा नहीं हो रहा। तो जनाब बाहर निकलिए और वहां पर जाकर चीज़ों को एग्जामिन कीजिए, फिर वापस आइए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, इंडिया बहुत बेहतर है इस मामले में। हेलो। नंबर 4, ये कोई चीज़ नहीं है, सोचने का तरीका है कि जापानीज़ लोग ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि सबको एक जैसा होना चाहिए, सेम काम करना चाहिए। जापान ये एजुकेशन की वजह से है, बचपन से ऐसे सिखाया जाता है कि सिचुएशन को जानो, दूसरे इंसान क्या सोचते हैं वो जानने की कोशिश करो और बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको फॉलो करो, ऐसे सिखाया जाता है। तो बड़े होने के बाद भी कभी कभी ऐसा है कि बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं इसलिए मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ये सोच बहुत है जापानीज़ लोगों के दिमाग पे। और बाकी लोग क्या सोचते हैं इसको जानना तो ज़रूरी है कि सब हम सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर सब लोग अपना अपना सेल्फिश काम करते हैं तो अच्छी बात तो नहीं ऑफ कोर्स। लेकिन बात यह है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, वो पता नहीं वो सही है कि नहीं, गलत भी हो सकता है। सब लोग कर रहे हैं इसका मतलब सही बात है, ऐसा नहीं है, गलत भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ना कभी कभी सब लोग इकट्ठे होकर सब लोग बुरी काम करते हैं। ये उदाहरण देना थोड़ा मुश्किल है, बस सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि मैं डांस स्कूल में डांस सीखती हूँ, ठीक है, तो उस समय अगर बाकी लोग सवाल नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्या बताऊँ, ऐसा सोच है। और मुझे लगता है इसकी वजह से ना यूनिक इंसान कम है जापान में, सब एक जैसे, कुछ ना कुछ एक जैसे हो जाता है। इंडिया में भी ऐसा सोच तो चलता है, बाकी लोग क्या सोचेंगे, ऐसे टाइप का सोच। पर क्या होता है कि इंडिया में बहुत तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, संस्कृति भी स्टेट्स के अनुसार कुछ फ़र्क है, तो सब लोग एक जैसे नहीं है। तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा सोचते हैं कि फ़र्क है तो फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जापान में एक भाषा ही है, सब लोग टेक्निकली द सेम एथनिसिटी, तो थोड़ा यूनिक होना अजीब माना जाता है। तो ये बात। मुझे लगता है मैं इंडिया जाके ना यूनिक होना सीखा है, यूनिक होने का हिम्मत लिया है। ज़बरदस्ती मैं एक यूनिक इंसान हो जाती हूँ क्योंकि मैं तो विदेशी हूँ ना, तो ये मजबूरी है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। तो जापान वापस आने के बाद भी बाकी लोगों से कुछ अलग काम करने में कोई संकोच नहीं करती, तो ये अच्छी बात है।
आखिर नंबर 5, मुझे लगता है जापान में बदलाव लेना थोड़ा मुश्किल है, स्लो चलता है, नई चीज़ ज़्यादा स्वीकार नहीं करते, तो पुरानी चीज़ें हमेशा रह जाती है, जैसे कि कैश। जापान में अभी भी कैश ओनली की दुकान है, मोबाइल मनी क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करते हैं। अरे इंडिया में तो सब्जी वाले ये सब छोटी छोटी दुकानें भी मोबाइल मनी स्वीकार करते हैं ना। दूसरी ऐसी चीज़ है स्टैम्प। पुराने ज़माने से जापानी लोग स्टैम्प ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्यों चाहिए? सिग्नेचर भी करते हैं, स्टैम्प भी लगाते हैं, स्टैम्प की ज़रूरी है क्या? ऐसे आजकल जापानी सरकार ने घोषित किया था कि स्टैम्प आज के बाद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ऐसे, लेकिन अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में स्टैम्प लगाना चाहिए होता है। Why Japanese people? तो कभी कभी जापानीज लोग इफिशिएंसी से ज़्यादा कस्टम जो पुराने ज़माने से ऐसे करते हैं इसलिए ऐसे करते रहेंगे, ऐसा मेंटलिटी है, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका दूसरा कारण ये है कि जापान में बूढ़े लोग बहुत हैं, तो बूढ़े लोग ज़्यादा नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, पर जवान लोग तो फटाफट कोई भी चीज़ भी स्वीकार करते हैं ना, ऐसा है। बस आपको कैसा लगा ये सब सुन के? ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये बात कैसी लगी, और ये भी बताएं कि अगले वीडियो में मैं किस के ऊपर चर्चा करूँगी। ठीक है, तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब करना है ना, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे, मतने बाय बाय। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया तो भाई मायो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये खैर मेरे बोलने से तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा फेमस हैं वो, इंडिया में फेमस हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, बहुत शानदार काम करती हैं। इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मैं फॉलो करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त डांसर हैं ये, और बॉलीवुड से तो इन्हें बहुत खासा ज़बरदस्त प्यार है। खैर बड़ा अच्छा लगा कि ये इन्होंने चीज़ों को खुलकर बताया, वहाँ पे जो इनकी नज़र में जो चीज़ इन्हें गलत लगती है वो चीज़ें बताई। जो आखिर वाले पॉइंट्स थे वो करीब करीब सेम ही है, वो इंडिया में भी ऐसा ही होता है भाई, कि जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं वो चीज़ों को बदलना नहीं स्वीकार करते, चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते, जल्दी बहुत मुश्किल होती है, वो पुराने तरीके से ही चलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें इंडिया में भी है। मुझे लगता है कि ये इंसानी फितरत है, इसमें किसी देश का हाथ नहीं है, ये इंसानी फितरत है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं, हर देश की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, हर देश की अपनी अपनी बुराइयाँ हैं। और जापान हम जानते हैं कि एक बहुत अच्छा देश है, वहाँ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, ईमानदारी बहुत होती है उनमें, काम करने के लिए बहुत ईमानदार होते हैं वो लोग। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश खराब है। हाँ, मायो के लिहाज से वो चीज़ें उनको लगता है, क्योंकि मायो नए ज़माने की हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इंडिया घूम कर गई हैं, तो कई चीज़ें उन्हें लगता है कि नहीं यार, इंडिया में देखो ये कितना ईजिली हो जाती हैं चीज़ें, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में उन्होंने बता दिया, या डिजिटल पेमेंट्स के बारे में उन्होंने बता दिया। और वो जापान में नहीं है, जबकि जापान डेवलप्ड कंट्री है, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ें बदलनी चाहिए। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बड़े बड़े वहाँ पे ओहदों पे लोग बैठे होंगे वो वही पुराने लोग होंगे, एजेड लोग होंगे, तो उनको समझाना और उनको तैयार करना बदलाव के लिए ये बहुत ही बड़ा चुनौती भरा काम है। तो इसलिए मायो को लगता है कि नहीं यार, बदलना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ धीरे धीरे जो यंगस्टर्स हैं उनकी सोच बदलेगी, तो वो चीज़ों को बदलेंगे। और मायो ने भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, मुझे लग रहा है जापान में उनको भी लोग फॉलो करते होंगे, भले उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, लेकिन तब भी मायो को फॉलो करते होंगे लोग, तो कुछ चीज़ें समझ रहे होंगे, भाई देखो दुनिया में ऐसे होता है, इंडिया में रहती है तो इंडिया में ऐसी चीज़ें होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बताया, तो हो सकता है किसी का ध्यान जाए, उसके बारे में सोचा जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छी बात है ये। मुझे लग रहा है कि जापान से ही शायद जापानी सरकार की तरफ से शायद ये बयान है कि यूपीआई सिस्टम या डिजिटल पेमेंट्स को लेकर वहाँ पर बातचीत चल रही है इंडिया से, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई कि आपको मायो की बातें कैसी लगी और आपका क्या कहना है। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।